गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जितनी भी चीजें हैं वो आने वाले सारे के सारे यूनिट बनने वाला है, तो ध्यान से यहाँ पे बस हम ओवरव्यू पढ़ेंगे आपके पूरे माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में कुछ चीजें हैं जो हेडिंग बनेगी, उसके अंदर हम कंटेंट पढ़ेंगे। पहले है माइक्रोब स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलगी, ये सारी चीजें, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब ये पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा आगे जाके, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। पहले माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये हम ट्वेल्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक में कौन होता है? बैक्टीरिया और आर्ची भी बोलते हैं, बैक्टीरिया और आर्की भी बोलते हैं, आप जो भी बोल लो आर्की बोल सकते हो। यूकैरियोटिक में कौन होता है? फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब देखो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, बना सकते हो फ्लो चार्ट की तरह। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो माइक्रोब, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स करके ऐसे लिखिए। आप इस तरीके से प्रोकैरियोटिक यहाँ पे लिख लो, यूकैरियोटिक यहाँ पे लिख लो, और उसके नीचे एग्जाम्पल आप लिख लो। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो। और एग्जाम में नोट्स में ऐसे ही बनाना, मैं ऐसे बना दिया है मैंने, बट आप उसी तरीके से बनाना। नेक्स्ट लाइन है आपका, वायरस आर ए सेलुलर एंड नीड अ होस्ट सेल फॉर रिप्लीकेशन। रिप्लीकेशन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना। कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तभी जाके वो आगे बढ़ेगा, तभी जाके वो ग्रोथ होगा। तो इसका क्या मतलब है? जो वायरस होता है ना, वो अगर इन्वायरमेंट में पड़े हैं तो वो बिल्कुल भी जैसे लगेगा मरे हुए हैं, इस तरीके से लेंगे। लेकिन जब वो बॉडी में आते हैं ना, वो फुली एक्टिव हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो बिल्कुल अलग है। ए सेलुलर तो है वो, लेकिन वो इस तरीके से इन्वायरमेंट में रहता है कि जैसे वो नॉन लिविंग है। अगर कोई ऐसे ही देखेगा तो उसको लगेगा नॉन लिविंग है, लेकिन जब आपकी बॉडी में जाता है, जब किसी की होस्ट की बॉडी में चला जाता है, जैसे एनिमल्स की भी बॉडी में चला गया, तो वो जाके क्या हो जाता है? रिप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किस बेस पे आपके क्लासिफिकेशन हो रखे हैं। पहला है सेल स्ट्रक्चर। अब ये आगे पूरा चैप्टर बनने वाला है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। देखो सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को कैसे मिलता है? या तो ऑटोट्रॉपिक होगा या तो हेटरोट्रॉपिक होगा। एक ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है जो खुद ब खुद खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक मतलब किसी पर डिपेंड रहते हैं। ये पूरा चैप्टर बनने वाला है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप ये ना सोचो कि दीदी बस ओवरव्यू पढ़ा रही है, मैम बस ओवरव्यू पढ़ा रही है। मैं ओवरव्यू नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके आने वाले चीजों में सब कुछ ये डिटेल में है, बस इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट है स्टेनिंग। स्टेनिंग टेक्निक जो होता है, उसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया को कलर करके कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम निगेटिव है। इससे हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पता कर पाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी मतलब होता है फिर से स्ट्रक्चर, कोकाई, बैसिलस, स्प्रिंग। इससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया का हम शेप जान पाते हैं कि वो रॉड शेप है, सर्कुलर शेप है, ओवल शेप है, किस तरीके का स्प्रिंग शेप है। ये सारी चीजें हमें पता चल पाती है। तो ये समझ में आया होगा, और ये पूरा जाके आगे चैप्टर बनेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स का ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। अब तुम खाना खाओगे तभी तुम बढ़ोगे, खाना नहीं खाओगे तो नहीं बढ़ोगे। वैसे ही माइक्रोब्स को भी जब न्यूट्रिशन मिलता है तभी वो ग्रो कर पाते हैं। पहला लाइन क्या है? माइक्रोब्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड फॉर ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है कि बैक्टीरिया को क्या चाहिए, माइक्रोब्स को क्या चाहिए, वायरस को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। हर एक बैक्टीरिया का, हर एक वायरस का, हर एक माइक्रोब्स का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग पीएच, अलग अलग ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है। अगर तुम जाके जो बर्फीले एरिया में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको लाके यूपी की गर्मी में डाल दोगे तो वो अपने आप मर जाएगा। ठीक है, और अगर तुम यहाँ के जाके बैक्टीरिया को वहां पे लेके जाओगे बर्फीले इलाके में, अंटार्कटिका में, तो वहां पे जाके वो मर जाएगा। इसीलिए हर बैक्टीरिया का क्या है? एक खुद का टेम्परेचर है, वो वहीं पे जिंदा रहेंगे, उनका पीएच के साथ और उनका ऑक्सीजन, ये सब उसको मिलना चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे, तभी तुमको बीमारी देंगे। हमारा ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ करना बहुत बड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा सा नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। ये ग्रोथ कर्व है, आपके बैक्टीरिया पे डिसाइडेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, वो समझते हैं पहले हम। ये देखो यहाँ पे ये क्या है? नंबर, यानी कि किस तरीके से ग्रो होगा। ये जो लाइन बता रहा है कि ग्रो होने का, और यहाँ पे टाइमिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है बैक्टीरिया का, यहाँ से बैक्टीरिया स्टार्ट करता है ग्रो करना, यानी अभी 2 ही है। ठीक है, 2 के बाद क्या होंगे यार? 2 के बाद वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि स्पीड उनका जो रहता है पिक पे रहता है बढ़ने का। फिर एक टाइम आता है जहां पे वो स्टेन हो जाता है, मतलब सस्टेन हो जाता है कि अब इससे ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे।
फिर इनका क्या होता है, डेथ फेज आने लगता है जब इनको कोई बॉडी नहीं मिलती। ये एक कर्व है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, बट कभी कभी अगर आ गया एमसीक्यू में तो आप इस तरीके से बना देना, अगर एग्जाम में भी आ गया तो अगर आप ये डायग्राम भी बना दोगे यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें लॉग फेज, यही सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके ग्रोथ कर्व में, वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। लॉग फेज हो गया, लॉग फेज हो गया, लैग फेज लॉग फेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप देखना, ठीक है। लैग फेज, लॉग फेज, सस्टेनल फेज और डेथ फेज, ये 4 फेज पे आपके पूरे बैक्टीरिया का लाइफ डिपेंड होता है, ठीक। नेक्स्ट है कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया क्या होता है ना कि आर्टिफिशियली हम किसी माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। अब ग्रो क्यों कराएंगे, फॉर स्टडी, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर नॉलेज, मतलब उसके बारे में पता करने के लिए। तो ये जो कल्चर मीडिया है ना, वो भी आगे जाके आपका पूरा चैप्टर है, पूरा यूनिट है, तो उस पर हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब किसी को ग्रो कराना है, इवन आर्टिफिशियली भी कराना है, तो भी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा। एक अगार होता है, न्यूट्रिशन अगार होता है, उससे हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। सेलेक्टिव मीडिया होता है, डिफरेंशिएट मीडिया होता है, ट्रांसफर मीडिया होता है, ये सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये जानो कि ये प्रिंसिपल्स में आता है, अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से प्रिंसिपल में लिख सकते हो। ये सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा जब आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स ग्रोथ, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आपका फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड क्या हो गया, आप हीट से। अब हीट में क्या आता है, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव आता है, पॉस्चराइजेशन आता है। ऑटोक्लेव क्या होता है ना, हॉस्पिटल में बड़े बड़े से मशीन बने रहते हैं, जो मतलब एक्सट्रीम लेवल का हीट रहता है उसमें। हम जो भी सर्जरी करते हैं, जो भी हमारा सीजर होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी आर्टिकल्स होता है, उसमें ले जाके रखते हैं, और उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरियम रहते हैं, बैक्टीरियम माइक्रोब्स रहते हैं, वो सारे खुद ब खुद किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल मेथड में पहले आपका हीट, देन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता होगा, आप चाय भी छान के पीते हो, तो उसी तरीके से ये किया जाता है। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब कि एक रे देके हम माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं। कैंसर में क्या होता है, रेडिएशन का यूज करते हैं हम, हमारे अंदर जो सेल खराब होने लगती है उसको हम रे के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। फिजिकल मेथड समझ में आया। नेक्स्ट केमिकल मेथड, केमिकल मेथड मतलब किसी केमिकल का यूज करना। डिसइंफेक्शन आप आगे पढ़ोगे, ये भी डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीबायोटिक सोल्यूशन, ये सारी चीजें आप पढ़े होगे, आगे भी पढ़ोगे, तो इसका टेंशन मत लेना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अब ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। कंप्लीट डिसइंफेक्शन हो जाता है, यानी कंप्लीटली हम माइक्रोब्स को, उसके स्पोर को, यानी जो उसका छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं, उस सबको खत्म कर देते हैं स्टेरिलाइजेशन में। वहीं पे जो डिसइंफेक्शन होता है वो सिर्फ रिड्यूस करता है पैथोजन के, मतलब जो माइक्रोब्स उसको सिर्फ रिड्यूस करता है, और जो उसके छोटे छोटे अंडे होते हैं जिससे वो दोबारा ग्रो कर जाए, उसको नहीं मार सकता। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो बेस्ट टेक्निक है किसी चीज को माइक्रोब से फ्री करने का, ठीक है। डिसइंफेक्शन से अच्छा टेक्निक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। होस्ट माइक्रोब्स इंटरेक्शन। होस्ट माइक्रोब्स इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है जिस चीज पे वो रह रही है उसके इंटरेक्शन से क्या होता है। पहले आपका नॉर्मल फ्लोरा, हमें पता है हमारे जीआईटी ट्रैक में, हमारे स्टमक में, हमारे हर जगह बॉडी पार्ट में छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं। अब वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड माइक्रोब्स होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारे चीजों को, जो एक मैकेनिकल एंड फिजिकल हमारी बॉडी में चीजें चल रही हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये लिविंग होते हैं, माइक्रोब्स लिविंग होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखो इसका क्या है, जब नॉर्मल फ्लोरा को डिजीज में कब कन्वर्ट होता है। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है, आपका माइक्रोब्स ही है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी ना, तो यही फ्लोरा आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। छोटे बच्चों को देखो, लोग कहते हैं कीड़ी निकल रहा है, वो कीड़ी नहीं होता, वो गुड बैक्टीरिया ही होता है, वो गुड माइक्रोब से होता है, वो हमारे पेट में रहता ही रहता है। बट क्या होता है ना कि जब हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, तो वो उससे हावी होकर हमारी बॉडी को खुद ब खुद नुकसान पहुंचाने लगता है। तो हम क्या दवा देते हैं, अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल देके हम उस कीड़ी को सही करते हैं, वो बाहर आ जाता है, जो चीजें खराब है, और हमारी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पैथोजेनिसिटी फैक्टर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब आपकी बैक्टीरिया, जब आपके माइक्रोब्स के पास जितना भी इंटेंसिटी रहता है, जितना भी ताकत रहता है, वो सारा झोंक देते हैं आपको बीमार करने के लिए, वो होती है पैथोजेनिसिटी, ठीक है। पैथोजेनिसिटी, अब उसके अंदर टॉक्सिसिटी कितनी है, उसका एंजाइम किस लेवल का है, उसका कैप्सूल कितना है। कैप्सूल आप तब पढ़ोगे जब आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बैक्टीरिया पे कैप्सूल बना होता है, वो कैप्सूल ही क्या करता है, इंटेंसिटी जितनी भी मतलब पैथोजेनिसिटी होती है बैक्टीरिया की, वो करने में उसका हेल्प करता है।
नेक्स्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या है, पहले इनेट इम्यूनिटी वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मैंने बताया जो नेचुरली है, जो बाय बर्थ हमें मिलता है, जो हमें मम्मी से मिल रहा है, जो हमें हमारी बॉडी खुद बना के दे रही है, वो क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी। दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोल सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं, जो हम थ्रू द वैक्सीन लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं ना, तब से हमें वैक्सीन लगना चालू हो जाता है, ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। हम बीसीजी लगाते हैं क्यों, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, ठीक है। हम पोलियो लगाते हैं क्यों, पोलियो से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें जब चालू होती है तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि हम बाहर से लेके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? और इसको बिल्कुल भी इसका टेंशन मत लेना कि हमें समझ में नहीं आया, ये सब कुछ आपको बहुत लॉन्ग में पढ़ना है, यहीं पे पूरा माइक्रोबायोलॉजी, इसी में माइक्रोबायोलॉजी आपका खत्म होने वाला है। तो जब आप सारी चीजें डिटेल में पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब जेनेटिक्स, यानी कि जो माइक्रोब्स की जेनेटिक है ना, हमारी जेनेटिक नहीं, हम अपनी नानी से मिल रहे हैं, हम अपने नाना से मिल रहे हैं, अपने पापा से मिल रहे हैं, हमारी जेनेटिक की बात नहीं हो रही है, बैक्टीरिया की जेनेटिक की बात हो रही है, माइक्रोब्स की जेनेटिक की बात हो रही है। वो कैसे एक दूसरे से जेनेटिकली अपनी चीजों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसड्यूशन है और कॉन्जुगेशन है। तीन चीजें हैं यहाँ, तीन चीजें यहाँ पे बनी हुई है, और एक देखो डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। देखो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वायरमेंट से बैक्टीरिया क्या करती है, अपने अंदर जेनेटिक को लेती है। अब इन्वायरमेंट में घूमता रहता है भाई, ये सारे इन्वायरमेंट में घूमने वाली चीजें हैं, तो इन्वायरमेंट में घूमता रहता है और बैक्टीरिया आके, बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स आके उस डीएनए को अपने अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूशन। ट्रांसड्यूशन में क्या होता है कि जो वायरस और बैक्टीरिया होता है ना, वो डीएनए को इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। अब जो इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में घूम रहा है, उसको भी तो कोई लेगा, तो वहां पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन काम आता है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब दो बैक्टीरिया फिजिकली एक दूसरे से जुड़ जाती है और डीएनए एक दूसरे से ट्रांसफर करती है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसड्यूशन। आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना, अपने नोट्स में बना लेना इस चार्ट को, और अपनी कॉपी को ऐसे ही प्रेजेंट किया करो, इससे आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी, प्लस आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये बहुत ईजी चीज है, आप पहले भी पढ़ चुके होगे, आगे भी पढ़ोगे, अपने 8 सेमेस्टर तक आप ये चीजें पढ़ोगे, तो बस एक बार देख लो। चैन ऑफ इन्फेक्शन। चैन ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन का निकल बनने से लेकर के वो डिजीज कैसे कॉज कर रहा है और फिर वो इन्वायरमेंट में कैसे घूम के लोगों को बीमार कर रहा है, ये सारी चीज को पढ़ना, ठीक है। अब ये डायग्राम से समझो। देखो पहले ये एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन पहले कहाँ जाएगा, रिसीवर के साथ जाएगा, रिसीव जो रिसीव कर रहा है उसके पास जाएगा, ठीक है। उसके पास जाके पोर्टल ऑफ एग्जिट से जाएगा कि किसकी बॉडी से निकल रहा है। आप जब छींकते हो, खांसते हो, तो कफ आता है, वो कफ के थ्रू पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है और दूसरे तक फिर फैलता है, उसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद पोर्टल ऑफ एंट्री होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब आप सांस ले रहे हो तो उसके थ्रू आप माइक्रोब्स को अपने अंदर ले लिए, तो वो होता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एग्जिट भी वही हो सकता है, आप छींक रहे हो तो आप पोर्टल ऑफ एग्जिट बन जाओगे, और जब आप सांस ले रहे हो तो आप पोर्टल ऑफ एंट्री बन जाओगे, और जिसके बीच में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर आप उस माइक्रोब्स के होस्ट बन जाओगे, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आप यही चीजें एक इन्वायरमेंट में रिपीट करते जाओगे, जिसको चैन ऑफ इन्फेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से समझते हैं, चैन ऑफ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में पहले आपका एजेंट आया, फिर आपने रिसीव किया उसको, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, यानी आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं तो जाएगा, बॉडी से निकला, फिर ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट हो गया, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री बनेगा, यानी फिर वो किसी की बॉडी में जाएगा, फिर वो होस्ट बन के किसी को बीमार करेगा, फिर ये सर्कल चलते जाएगा, फिर वो किसी की बॉडी से निकलेगा, फिर वो किसी की एग्जिट करेगा, किसी की बॉडी से एग्जिट करेगा, फिर वो ट्रांसमिट होगा, फिर वो पोर्टल ऑफ एंट्री पे जाएगा एंड फिर होस्ट बनेगा। ये सर्कल चलते जाता है, जब तक वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होगी तब तक ये सर्कल चलते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है कि किस किस तरीके से, जैसे इसी को ही हेडिंग बना दिया गया है, यहाँ पे देखो ये जो चीज है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस किस वे से चीजें फैलती है। पहला है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मतलब अब किसी ने छींका, अपने हाथ से उसने छींका और तुमसे आगे हैंड शेक कर ले, तो क्या होगा, उसे क्लोज कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स फैलेगा, बीमारी फैलेगी। एयर ड्रॉप क्या है, अब किसी कमरे में कोई है और वहां पे वो छींक दिया, ठीक है, फिर तुम उस कमरे में जा रहे हो, तुमको भी छींकना आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया माइक्रोब अभी घूम रहा है, वो वायरस अभी घूम रहा है, वो मरा नहीं है, तो इससे क्या होगा, तुम डायरेक्टली तो नहीं मिले पर एयर में था, एयर में माइक्रोब प्रेजेंट है। ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट में
मतलब किसी ने तुरंत छींका, किसी ने तुरंत खांसा, कोई बोलते बोलते ही उसके मुंह से कुछ ड्रॉप्स निकल गया और उसके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है आपका वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब होता है जैसे आपके फूड में लेके आपको डिजीज हो सकता है, आपके वाटर में लेके आपको कॉलेरा क्यों होता है, वाटर के कॉन्टेक्ट की वजह से, तो ये सारी चीजें हो सकती है आपको। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी डिजीज के बार बार होना से हम उसकी स्टडी करने लगते हैं कि आखिर इसी एरिया में इस डिजीज का होना इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, वहां का क्या पानी सही नहीं है, वहां का एयर क्या सही नहीं है, वहां पे फूड सोर्सेज अच्छे नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर वहां से कुछ बाहर के लोग आए, इस सारी चीज को जब हम पता करते हैं तब इसको बोला जाता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे करना है, या फिर डिटर्मिनेशन हो कैसे रहा है, ये सारी चीजें के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इन्फेक्शन के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं। पहले है मेडिकल। मेडिकल में आप डायग्नोसिस करने में, डायग्नोसिस मतलब वो क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ठीक है, अगर आपके में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपको टीबी हो गई है आपको, तो आप किसका पता लगाओगे कि आपके स्पूटम में, आपका जो स्पूटम निकल रहा है उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है। जब ये चीजें डिटेक्ट हो जाएंगी तब आपको कोई कंफर्म कर पाएगा कि आपको टीबी हो रखी है। ठीक है, ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं, जितना भी आपका वैक्सीन बनता है, जितनी भी दवाइयां बनती है, वहां पे माइक्रोब्स का यूज होता ही होता है। वैक्सीन बनाने में भी यूज होता है, एंटीबॉडीज बनाने में भी यूज होता है। तो हम मेडिकल में माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज को, माइक्रोबायोलॉजी के चीजों को यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन मतलब जो आपका अल्कोहल बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, योगर्ट बन रहा है, चीज बन रहा है, इस सब क्या होता है ना, फर्मेंटेड होते हैं। आपकी नॉर्मल चीज मैं बता रही हूँ, जो आप जिलेबी खाते हो वो भी फर्मेंटेड होके बनता है, उसमें भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, बट वो गुड माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में हम कहाँ यूज करेंगे, बायो रेमेडिएशन में, यानी हम जो हमारे आसपास चीजें हैं उसमें हम यूज करते हैं। जब हमें पता चलेगा माइक्रोब्स के बारे में तो हम अपने घर के पास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में रहेगा तो हमारे जितने भी पौधे हैं, जितने भी जो फूड देते हैं हमें, वो क्या होंगे, वो अच्छे से फूड में बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे हार्मफुल के जगह पे। अब उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है, अगर एक आम उग रहा है उसको इंजेक्शन लगा दो तो ये वाली चीज नहीं करनी पड़ेगी, अगर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से करना है तो, और कर रहे हैं तो। रिसर्च, अब रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्निक। अब बायोटेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम करते हैं उसमें क्या कर देते हैं, हम जीन्स चेंज कर देते हैं। जैसे हमें अमेरिका का कोई फ्रूट उगाना है अपने इंडिया में, तो हम क्या करते हैं, वो फ्रूट एक लाएंगे और उससे उगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम उसका सेल निकालेंगे, सेल के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए को मैच करेंगे कि हमारे किस फल से मिल रहा था, और उस फल में डाल के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, तब जाके वो चीज सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का जो एक रोल है, जो एप्लीकेशन है, वो हम रिसर्च सेंटर में भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, जैसे हमें किसी जो हमारे जैसे कोरोना था, कोरोना बहुत नया नया आया, बट बहुत सारे कंट्री में कोरोना पहले से पाया जाता था, तो हम उसके आधार पे वैक्सीन को बनाना स्टार्ट किए थे। तो इस तरीके से अगर बाहर की चीजें हमें इंडिया में लानी है तो उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, बहुत बहुत नई सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होता है। अब पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपके एग्जाम में सब में आएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ये आपको रट जाना चाहिए, रटा हुआ होगा। ऑटोक्लेव का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑटोक्लेव का क्वेश्चन दे रखा है, ऑटोक्लेव आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बट अगर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यू सेमेस्टर में भी आ सकता है, प्लस नॉट सेट और ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें तो आता ही आता है। तो ये ना यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रेशर है और ना ऑटोक्लेव का, ऑटोक्लेव क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है और उसमें जितने भी स्टरलाइजेशन चीजें होती है, जितने भी सीजर होता है, वो सारा रख के हम क्या करते हैं, चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो उसका कितना टेम्परेचर रहता है, 1 to 1 डिग्री सेल्सियस से 15 से 20 मिनट, और उससे प्रेशर कितना रहता है, 15 LBS रहता है, इतना प्रेशर रहता है। तो ये पूरा रटना होना चाहिए आपके, आपसे कोई भी पूछ सकता है ये चीज। ठीक है, और ये रटना ही रटना, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएशन बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ। ग्राम स्टेनिंग मतलब क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को कलर करके जानते हैं कि किस बैक्टीरिया में कैप्सूल है, किस बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं है, और वो जो कैप्सूल होता है वही हमें पैथोजन सिटी बताती है कि कौन सी बैक्टीरिया का कितने ताकत है। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्राम
स्टेनिंग करते हैं, यानी पहचानने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम किसमें करते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल का ग्राम में स्टेनिंग होता है, सेल वॉल को ही हम कलर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया का क्या टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फ्लोरा इंटेस्टाइन में कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं। आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो पाचन वाला पाइप है, उसमें फ्लोरा पाए जाते हैं, और उसमें कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, ई कोलाई। ठीक है, ये भी रटा होना चाहिए आपको। देन अ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ये हमने पहले जब हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पे पढ़ा था, जोसेफ लिफ्टर। जोसेफ लिफ्टर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ये सारे क्वेश्चन नॉर्सेट में, एम्स में, ESIC में, PGI में, ये सब में आया हो रखा है। आपके सारे नॉर्सेट के क्वेश्चंस में भी ये साथ साथ में मैं ये भी कराते जा रही हूँ, इससे आपका हेल्प हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कुछ इसमें, देखो मैं ये नहीं कहूंगी ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको पहले पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है ये आपको टफ लगेगा। जब आगे आगे आप सेकंड यूनिट में ना, एक एक यूनिट, सेकंड यूनिट में हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट बताएगा। जैसे स्टेलाइजेशन, वो पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर आप पढ़ोगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में, आप उसके कैप्सूल के बारे में पढ़ोगे, तो वो पूरा चैप्टर है। आप स्टेलाइजेशन पढ़ोगे, आप स्टेनिंग टेक्निक पढ़ोगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कल्चर मेथड पढ़ोगे, कल्चर मीडिया पढ़ोगे, तो ये आपको फिर इजी लगने लगेगा। जब आप सेकंड यूनिट से होके फर्स्ट यूनिट में जाओगे तो आपको ये चीज इजी लगने लगेगा। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना और कल के लेक्चर में जरूर आना। बाय बाय, गुड नाइट।